किसी के हाथ में बर्छी है तो किसी के हाथ में पुराने जमाने की चमक पत्थर से दगी जाने वाली बंदूक। काबुली अपने बादल गरज स्वर में खिचड़ी भाषा में अपने वतन के बारे में सुनाता रहता और यह चित्र मेरी आंखों के सामने काफिलों के सामान गुजरता चला जाता। मिनी की माँ बड़ी वहमी आदत की है। रास्ते पर कोई आहट होते ही उसे लगता है कि दुनिया भर के शराबी मत वाले हमारे ही घर की ओर भागते चले आ रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर डाकू, सांप बाघ मलेरिया, सुअरों, तिलचट्टों और गोरों से भरी हुई है। यही उसका ख्याल है इतने दिनों से। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए दुनिया में रहने के बावजूद उसके मन में यह भय दूर नहीं हुआ। खास तौर से रहमान काबुली के बारे में वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उस पर खास नज़र रखने के लिए वह मुझसे बार बार प्रार्थना करती थी। मैं उसके संदेह को हंसकर उड़ा देने की कोशिश करता तो वह मुझसे एक एक कर कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलामी प्रथा अभी भी चालू नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे से बच्चे को चुरा कर ले जाना बिल्कुल मामूली सी बात है? मुझे मानना पड़ा कि यह बात बिल्कुल असंभव तो नहीं, पर यकीन योग्य भी नहीं है। विश्वास करने की शक्ति हर एक के मन में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रह गया। सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमान को अपने घर में आने से मैं मना नहीं कर सका। हर साल माघ के महीने में रहमान अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने रुपयों की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता है। घर घर दौड़ना पड़ता है, फिर भी वह एक बार मिनी से आकर मिल ही जाता है। देखने में लगता है जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखता हूँ कि वह शाम को जरूर आता है। अंधेरे कमरे के कोने में उस ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने झोली झिंगोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच में मन में अचानक एक भय सा लगता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मिनी काबुली वाला कहकर हंसते हंसते दौड़ती चली आती है और अलग अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सहज मजाक चलने लगता है तो मेरा हृदय खुशी से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा अपनी किताब के प्रूफ देख रहा था। सर्दियों के दिन खत्म होने से पहले आज 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों ओर सभी दांत किटकिटा रहे थे। खिड़कियों के रास्ते धूप आकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी। यह धूप मुझे बड़ी सुहानी लग रही थी। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। गुलबन लपेटे सवेरे सैर को निकलने वाले लोग अपनी सैर समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी वक्त सड़क पर बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। देखा, हमारे रहमान को 2 सिपाही बांधे चले आ रहे हैं और उसके पीछे पीछे तमाशा बिन लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक सिपाही के हाथ में खून से रंगा हुआ छुरा है। मैंने दरवाजे के बाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि मामला क्या है। कुछ उस सिपाही से और कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने रहमान से एक रामपुरी चादर खरीदी थी। कुछ रुपए अब भी उस पर बाकी थे जिन्हें देने से वह साफ मुकर गया। इसी पर बहस होते होते रहमान ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमान उस झूठे आदमी के प्रति तरह तरह की गंदी गालियां बक रहा था कि इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकली। क्षण भर में रहमान का चेहरा उगलती आग को त्याग कर हंसी से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की पुरानी बहस न छिड़ सकी। मिनी आते ही एकाएक उससे पूछ बैठी, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, वही तो जा रहा हूँ। उसे लगा उसके इस जवाब से मिनी मुस्कुराई नहीं। तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता पर क्या करो, हाथ बंधे हैं। संगीन चोट पहुंचाने के जुर्म में रहमान को कई वर्ष की कैद की सजा हो गई। उसके बारे में मैं धीरे धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने अपने घरों में रोजाना के कामों में लगे हुए आराम से दिन गुजार रहे थे, तब पहाड़ों पर आजाद घूमने वाला आदमी जेल की दीवारों में ऐसे साल पर साल गुजार रहा होगा।
यह बात कभी हमारे मन में नहीं आई। चंचल हृदय मिनी का बर्ताव तो और भी शर्मनाक था। यह बात उसके बाप को माननी पड़ी। उसने बड़े ही बेसोल ढंग से अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी साइस के साथ दोस्ती कर ली थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे दोस्तों के बदले एक के बाद एक सहेलियां जुटने लगी। यहाँ तक कि अब यह अपने बाबू के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखलाई देती। मैंने भी एक तरह से उसके साथ कुट्टी कर ली थी। काफ़ी साल बीत गए। फिर शरद ऋतु का मौसम आ गया। मेरी मिनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी में ही ब्याह हो जाएगा। कैलाशवासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता का घर अंधेरा कर पति के साथ पति के घर चली जाएगी। बड़े ही मन लुभाने वाले ढंग से आज सवेरे सूर्योदय हुआ है। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए साफ और खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता के गलियारों में आपस में सटी हुई ईंटों वाली गंदी इमारतों पर भी इस सूर्य की चमक ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी है। हमारे घर पर सवेरा होने से पहले ही शहनाई बज रही है। मुझे लग रहा है जैसे वो शहनाई मेरे हृदय में पसलियों के भीतर रोती हुई बज रही है। उसका करुण भैरवी राग जैसे मेरे सामने खड़ी बिच्छुओं की पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ दुनिया भर में फैलाए दे रहा है। आज मेरी मिनी का ब्याह है। आज सवेरे से ही बड़ी चहल पहल और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आंगन में बांस बांधकर शामियाना लगाया रहा है। मकान के कमरों में और बरामदे पर झाड़ लटकाए जाने की टन टन सुनाई पड़ रही है। हाय हुल्ला का तो कोई अंत ही नहीं। मैं अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था कि तभी मेहमान आकर सलाम करते हुए खड़ा हो गया। शुरू में तो उसे पहचान ना सका। उसके पास वह झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल नहीं थे और ना चेहरे पर चमक थी। आखिर में मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे पहचान गया। क्यों रहमान, कब आए? मैंने पूछा। उसने कहा, कल शाम से जेल से छूटा हूँ। यह बात मेरे कानों में जैसे जोर से टकराई। अब से पहले किसी खूनी को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसे देखकर मेरा सारा मन विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह व्यक्ति यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे यहाँ एक ज़रूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ, तुम जाओ। मेरी बात सुनते ही वह उसी क्षण जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ संकोच से भरकर बोला, एक बार खोकी को देख नहीं सकता क्या? शायद उसके मन में यही विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बनी हुई है। या उसने सोचा था कि मिनी आज भी वैसे ही पहले की तरह काबुली वाला पुकारती भागती हुई आ जाएगी और उसकी हंसी भरी अनोखी बातों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक कि पहले की दोस्ती की याद कर वह एक पेटी अंगूर और कागज के दाने में थोड़ा किशमिश बादाम शायद किसी अपने वतनी दोस्त से मांग कर ले आया था। उसकी पहली वाली झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर पर काम है, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। वह कुछ उदास सा हो गया। वह खामोश मेरी ओर एक टक देखता रहा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में एक दर्द की टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं, फिर देखा वह खुद ही चला आ रहा है। नज़दीक आकर उसने कहा, यह अंगूर किशमिश और बादाम खोकी के लिए लाया हूँ, उसको दे दीजिएगा। सब लेकर मैंने दाम देना चाहा तो उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, हमेशा याद रहेगी। इसका मुझ पर पैसा ना दे बाबू। जैसी तुम्हारी लड़की है वैसी मेरी भी एक लड़की मेरे देश में है। मैं उसकी याद कर तुम्हारी खोकी के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में लिया चला आता था। मैं यहाँ अब कोई सौदा बेचने नहीं आया। इतना कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला सा कागज निकाला और बड़े प्यार से उसकी तहें खोलकर दोनों हाथ से उस मेज पर फैला दिया। मैंने देखा कागज पर एक नन्हे से हाथ के पंजे के छाप है। फोटो नहीं है, तेल चित्र नहीं है,
सिर्फ हथेली में थोड़ी सी कालिख लगाकर उसी का निशान ले लिया गया है। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती से लगाए रहमान हर साल कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता था। जैसे उस नाजुक नन्हे हाथ का स्पर्श उसके बिच्छों से भरे चौड़े सीने में अमृत घोलता रहता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मैं यह भूल गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं किसी ऊंचे घराने का बंगाली। तब मैं यह अनुभव करने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी बाप है और मैं भी। उसकी पर्वत वासिनी नन्ही पार्वती के हाथ की निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। घर में इस पर कड़ी आपत्ति की गई, पर मैंने एक ना सुनी। ब्याह की लाल बनारसी साड़ी पहनी, माथे पर चंदन की अलपना सजाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला पहले तो सकपका सा गया। अपनी पुरानी बातें अब की बार दोहरा ना सका। अंत में हंसकर बोला, खोकी तुम ससुराल जाओगी? मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब अच्छी तरह समझती है। उससे पहले की तरह जवाब देते ना बना। रहमान का सवाल सुनकर शर्म से लाल हो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली से मिनी की पहले दिन की मुलाकात मुझे याद आ गई। मन न जाने कैसी वेदना से भर उठा। मिनी के चले जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर रहमान वही जमीन पर बैठ गया। अचानक उसके मन में एक बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इस बीच इतनी बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे नए ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी। वह उसे फिर से पहले वाले रूप में नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में न जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे के वक्त सर्दियों की सुहावनी कोमल धूप में शहनाई बजने लगी और कलकत्ता की एक गली में बैठा हुआ रहमान अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा नोट निकाल कर दिया। कहा, रहमान तुम अपने देश अपने बेटी के पास जाओ। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपया दान करने के पश्चात मुझे विवाह उत्सव की 2-4 चीजें कम कर देनी पड़ी। मन में जैसी इच्छा थी उस तरह रोशनी नहीं कर सका। किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतें बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, लेकिन मंगल ज्योति में मेरा यह शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। धन्यवाद दोस्तों।